वर्ल्ड वॉर के बाद अगर सबसे घातक कोई युद्ध हुआ हो तो वह था कोल्ड वॉर। हाँ, यह बात अलग है कि दोनों युद्ध एक दूसरे से अलग हैं। वर्ल्ड वॉर गोलियों और बमों से हुई, वहीं कोल्ड वॉर इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन से। परंतु दोनों में एक बात कॉमन थी और वह था विनाश, खतरनाक विनाश। भारत जैसा विशाल राष्ट्र इस विनाशकारी खेल से अछूता भला कैसे रहने वाला था। सन 1947 भारत आजाद हुआ। अंग्रेजों ने हर तरफ से भारत को लूटने का काम किया। धन की चोरी से लेकर भारतीय शिक्षण प्रणाली पर हमला करने से लेकर आइडियोलॉजी पर भी अच्छा खासा घात ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर किया। यह सब क्या कम था कि जाते जाते भारत के टुकड़े कर पाकिस्तान नाम का शत्रु राष्ट्र भारत को जीवन भर के लिए सौंप कर चले गए। इन शॉर्ट, भारत जब आजाद हुआ तब वह शक्तिहीन और तितर बित्तर था। भारत का कमजोर होना और कोल्ड वॉर का प्रारंभ यह लगभग एक ही समय शुरू हुआ। सीधी सी बात है, ऐसी परिस्थिति में भारत पर प्रभुत्व यूएसएसआर और यूएसए डालना चाहती थी और वह हुआ भी। दोनों राष्ट्र अपने अपने तरीकों से भारत को अपने साथ जोड़ने में लगे थे। कभी धमकियों से, कभी मित्रता के ढोंग से भारत को उलझन में डालने का काम दोनों राष्ट्र करने में लगे पड़े थे। इतिहास हमें हमेशा यह बताता है कि यूएसए ने भारत का कभी पूरी तरह से साथ नहीं दिया, जबकि यूएसएसआर चट्टान की तरह खड़ा रहा। यह बात सत्य है, परंतु अर्ध सत्य, और अर्ध सत्य हमेशा झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। यह सत्य है कि 1971 युद्ध से लेकर हर छोटी मोटी समस्याओं में यूएसएसआर हमारे साथ था, पर उस साथ के पीछे उनका स्वार्थ भी था। उस स्वार्थ को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। साल 1947 भारत के आजाद होते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के भागदौड़ की कमान संभाली। अब उन्होंने यह कमान कितने अच्छे से संभाला, यह चर्चा विचारना व डिबेट का विषय इतिहास में हमेशा से रहा है। लेकिन वेसेली मित्रोकिन, जो एक केजीबी स्पाई थे, उन्होंने आगे चलकर यूएसएसआर छोड़ यूनाइटेड किंगडम्स में शरण ली। उनके अनुसार जोसेफ स्टालिन जरा भी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद न करते। वेसेली मित्रोकिन अपने सबसे प्रसिद्ध किताब द मित्रोकिन आर्चीव में लिखते हैं कि यूएसएसआर के जोसेफ स्टालिन जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। स्टालिन के सामने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली थे, जो अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमेशा झुके रहे और अपने ही लोगों को धोखा देते रहे। इतने कठोर शब्दों के बावजूद जवाहरलाल नेहरू जी स्टालिन की प्रशंसा करते ही पाए जाते और अक्सर सोवियट्स में घटित कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से प्रेरित रहते। अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद वे यूएसएसआर डिप्लोमेटिक विजिट भी गए, जो उनके द्वारा सोची समझी गई विजिट थी। खैर, एक बात यह भी सच है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी यह अच्छे से जानते थे कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब उन्हें यूएसएसआर और यूएसए के बीच चुनाव करना होगा। इस फ्रिक्शन से बचने के लिए साल 1955 में वे बंडंग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और इस कॉन्फ्रेंस ने आगे चलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट को जन्म दिया। यह बात अलग है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बनने के बावजूद पंडित जी ने दोहरा मापदंड अपनाया। जैसे साल 1956 जब यूएसएसआर ने हंगरी पर हमला किया, तब इस इंसिडेंट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने चुप्पी साधी। वहीं उसी के कुछ दिनों बाद ब्रिटिश, फ्रेंच और इजरायलीज ने इजिप्ट के ऊपर सुएज कैनाल के लिए धावा बोला और इस इंसिडेंट को पंडित जी ने ओपनली कंडेम किया। खैर, समय बदला 1960 के बाद। बस इसी समय से यूएसएसआर ने प्रोपेगेंडा का खेल भारत में खेलना शुरू किया। यूरी बेजमिनोव, जो एक केजीबी स्पाई थे, साल 1970 के करीब कनाडा भाग खड़े हुए और केजीबी के कई राज विश्व समक्ष प्रस्तुत कर चर्चा का विषय बने। उनके अनुसार जब वे केजीबी में शामिल हुए, तभी से उन्हें भारत में रहने व काम करने की ट्रेनिंग मिली। भारत में उन्हें स्टेशन किया गया साल 1963 में। भारत में उन्हें डिसइंफॉर्मेशन व प्रोपेगेंडा फैलाने का काम मिला। आप सभी को बता दें कि उनका कवर एज ए जर्नलिस्ट था। वे नवोस्ती प्रेस एजेंसी के लिए काम करते।
उनके अनुसार नवोस्ती प्रेस एजेंसी में 75% एम्प्लॉयज केजीबी एजेंट थे। बचे खुचे लोग या इन्फॉर्मर्स थे या फ्रीलांसर राइटर्स थे। इन शॉर्ट, यह वो वक्त था जब केजीबी भारत में पैर पसार चुका था। 1960-70 के बीच में सोवियट्स ने अपने हर फॉरेन एम्बेसीज में एक सीक्रेट डिपार्टमेंट खोला। यह डिपार्टमेंट का टाइटल था रिसर्च एंड काउंटर प्रोपोगेंडा ग्रुप। यूरी बेज़मेनोव को भारत में इस डिपार्टमेंट का डेप्यूटी चीफ बनाया गया। यूरी का काम था भारत में स्टेशन केजीबी एजेंट और इन्फॉर्मर से इंफॉर्मेशन गैदर करना और मॉस्को पहुंचाना। साथ ही साथ भारत में इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिकली पकड़ बनाने वाले मजबूत लोगों पर स्पाइंग व इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का खेल सोवियट्स ने भारत में जबरदस्त चलाया। इतना जबरदस्त कि साल 1983 में सोवियत ने इंडियन प्रेस और पब्लिकेशन को यूज कर यह गलत इंफॉर्मेशन फैलाया कि एड्स डिसीज का इजाद अमेरिका के एक लेबोरेटरी में हुआ है। यह बात सभी भारतीयों के जहन में बिठाने की कोशिश की गई कि अमेरिका ने एड्स फैलाया है। खैर, अगर वापस आए यूरी बेज़मेनोव पर, तो उन्हें धीरे धीरे यह रियलाइज होने लगा कि सोवियट्स केजीबी का यूज कर भारत को वापस गुलाम बनाने के प्रयास में लगा है। अपने प्रोपेगेंडा द्वारा वे भारत की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो डेमोक्रेसी है, उसे वे हटाकर क्लोज सोसाइटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। क्लोज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो यह वो आइडियोलॉजी है जहां पावरफुल लोग यानी सत्ता में बैठे लोग टाइट सोशल कंट्रोल रखें, आपके राइट्स पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस डालें, बाहर के इंफॉर्मेशन को डिसइंफॉर्मेशन में तब्दील कर प्रेस, मीडिया, यहां तक हिस्ट्री तक पर कंट्रोल रखें। इन शॉर्ट, आज जो परिस्थिति नॉर्थ कोरिया, चाइना में है, ठीक वैसा। सोवियत के डार्क साइड्स यूरी बेज़मेनोव के सहन से बाहर थी। इसलिए साल 1969 यूरी बेज़मेनोव सीक्रेटली भारत से भाग कनाडा में शरण ली। कनाडा में वे यूएसएसआर के शत्रु यूएसए का साथ दे यह बात चीख चीख कर कहते रहे कि सोवियट्स का नेक्स्ट बिग गेम सिर्फ और सिर्फ भारत है। केजीबीज भारत में और सक्रिय हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरह श्रीमती इंदिरा गांधी को भी सोवियट्स ने यह भरोसा दिलाया कि यूएसएसआर उनके साथ हमेशा खड़ी है और उनका कम्युनिस्ट अप्रोच विश्व को रोशनी दिखाने का काम करेगा। सोवियट्स का इन्फ्लुएंस भारतीय राजनीति में भयंकर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एजेंट मित्रोकीन के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स को सोवियत द्वारा फंडिंग्स मिलती इंदिरा जी के सरकार में। इन्फ्लुएंस का आलम कुछ यह भी था कि हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन तक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। साल 1947 वी के कृष्णा मेनन भारत में फर्स्ट इंडिपेंडेंट हाई कमिश्नर बने। ऐसा कहा जाता है कि हमारे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस बात से खुश न थे। वी के कृष्णा मेनन से वे कभी कुछ खास प्रभावित न थे, और ऐसा क्यों था उसका खास स्पष्टीकरण इतिहास में तो नहीं, पर वे कहते कि वी कृष्णा मेनन का कम्युनिस्ट प्रति झुकाव हद से ज्यादा था। इस बात से कुछ हद तक नहीं पर काफी हद तक सहमत ब्रिटेन थे। ब्रिटेन का भी मानना था कि वी कृष्णा मेनन वॉज टू कॉमी, वो प्रो सोवियट्स और प्रो चाइनीज हैं। ब्रिटिश सरकार का यह दावा था कि वी के कृष्णा मेनन टॉप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूएसएसआर से साझा करते रहते। खैर, यह बात कितनी सच है उस बात की डिबेट इतिहास में हमेशा होती रहेगी, लेकिन एक अहम इंसिडेंट की चर्चा खूब जरूर हुई है। यह अक्सर कहा जाता है कि सोवियट्स की बैकिंग वी के कृष्णा मेनन ही करते रहते। तभी जब फाइटर जेट के परचेज की बात हुई तब ब्रिटिश लाइटिंग का नाम सबसे टॉप पर था, या यूं कहे कि लगभग फाइनल ही था। पर वी के मेनन के जिद के सामने ब्रिटिश लाइटिंग को छोड़ सोवियट्स के मिग को फाइनलाइज किया गया। जिस वक्त यह डील हुई यानी साल 1962 के करीब, तब वे भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। आगे चलकर यह सुनिश्चित यूएसए कर चुका था कि भारत को यूएसएसआर अपने ग्रिप में लाना चाहते थे। यह बात भी सामने आई कि भारत में साल 1962 और 1967 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान यूएसएसआर ने भर भर के फंडिंग्स दी। यूएसएसआर ने भारत को अकेला कभी न छोड़ा। 1960 से 1980 यह वो समय बना जब ऐसा कहा जाने लगा कि दिल्ली में केजीबी एजेंट्स कहीं भी हो सकते हैं।
कहीं भी। इतिहास में यह बात अक्सर सामने आती है कि इंदिरा जी के वक्त केजीबी भर भर के कई कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स को फंडिंग्स देती थी। साल 2017 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने साल 1985 के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को पब्लिक करते यह कहा कि इंदिरा गांधी जी के समय कांग्रेस के लगभग 40% सांसद सभ्य को सोवियत संघ से पैसे मिलते। मित्रोकिन आर्ची किताब के अनुसार इसमें बकायदा यह स्टेट किया गया है कि खुद इंदिरा गांधी जी को सूटकेस से भरकर पैसे भेजे गए थे। केजीबी के इन फंडिंग्स की वजह से एक तरीके से यह कह सकते हैं कि कुछ हद तक भारतीय राजनीति उस वक्त उनके कब्जे में थी। आगे मित्रोकिन आर्चिव के अनुसार ऐसा नहीं था कि इंदिरा जी के बाद विदेशों से पैसे लेने की आदत कांग्रेस की छूट गई। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सोवियत से पैसे लेने का जो सिलसिला इंदिरा गांधी जी के जमाने से शुरू हुआ था वह राजीव गांधी के जमाने तक जारी रहा। सिर्फ फंडिंग्स ही नहीं, सोवियट्स ने अपने प्रोपेगेंडा के प्रचार के लिए भारत के बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशन के साथ व्यापक पैमानों पर साठगांठ कर रही थी। वे अपने जरूरत के हिसाब से लेख लिखते। यहां तक यह कहा जाता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेटमेंट, द हिंदू वगैरह जैसे बड़े मीडिया हाउस भी सोवियट्स के इशारों पर थे। यह बात कितनी फैक्ट पर आधारित है उसकी गारंटी 100% नहीं ली जा सकती, लेकिन जिस देश में सरकार तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हो उस देश में कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में सोवियत संघ के काम के लिए भारत में 40-50 पत्रकार रखे गए थे। बाद में सालों में इनकी संख्या बढ़कर 200 से 300 तक की हो गई थी। सोचिए, भारत राष्ट्र में किसी अन्य देश का प्रभुत्व इस कदर परेशानियों और मुश्किलों को बढ़ावा देने जैसा ही था। इस वीडियो में हम यह नहीं कह रहे कि यूएसएसआर सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट था, लेकिन सिर्फ दोस्त भी न था। भारत की मदद सन 1971 में खुलकर यूएसएसआर ने की, परंतु भारत को प्रोपेगेंडा का केंद्र बनाना, क्लोज सोसाइटी में तब्दील करना, यह सब अपने एजेंडा यानी कोल्ड वॉर में जीतना और अपने आप को शक्तिशाली बनाने का ही था। साल 1999 में यूएसएसआर टूटा और भयंकर टूटा। इसी के साथ कोल्ड वॉर का अंत हुआ और अंत हुआ यूएसएसआर का वन साइडेड गेम जो भारत राष्ट्र के साथ और न जाने कितने देशों के साथ चल रहा था। यूएसएसआर कभी भारत पर पूरी तरह से हावी न हो पाया, पर कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया जरूर। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जिससे खुद यूएसएसआर टूटा, क्या वह भारत के लिए हेल्पफुल होता? कोल्ड वॉर हमेशा से इतिहास के लिए काला अध्याय रहा है। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि यूएसएसआर के दोस्ती के अलावा जो दूसरा एंगल है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दें। कोल्ड वॉर के ऊपर हमने कई वीडियोस बनाए हैं जिसे आप अवश्य देखें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम कोल्ड वॉर पर और वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।